प्रश्न नंबर 1, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो आंसर होगा आपका लीवर यानी कि यकृत, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यकृत कोशिका हिपैरिन नामक प्रोटीन का स्रावण करती है जो रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। आंतरिक रूप से यकृत की कार्यात्मक इकाई आप कह सकते हैं लोब्यूलस होती है। क्या होती है? लोब्यूल्स। ओके, यकृत में वसा संयोजक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यकृत का कार्य पित्त का स्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण तथा रुधिराणु का निर्माण करना है। बात समझ में आई दोस्तों? कितनी सारी बातें आपको पता लग गई। देखिए, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पित्त रस का मान कितना होता है? बताएंगे दोस्तों आप, पीएच मान की बात हो रही है यहाँ पे, बताइए। तो आपका आंसर होगा 8.6, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए पित्त जो होता है वो हरे रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके पीएच का मान आपको मैंने बताया है 8.6 होता है। ठीक, वसा के पाचन में सहायक होता है और इसके द्वारा प्रत्येक दिन, यकृत द्वारा प्रत्येक दिन 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस निकलता है। बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, यकृत द्वारा प्रत्येक दिन 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस का स्रावित होता है, श्रावण होता है। बात आप समझ गए होंगे। और पीएच मान पूछेगा तो आपका आंसर पीएच मान होगा 8.6। ओके, आराम की स्थिति में मानव की श्वसन दर होती है? बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे दोस्तों 14 से 18 बार, 14 से 18 बार। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आराम की स्थिति में मानव की श्वास दर होती है, तो आंसर होगा आपका 14 से 18 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में प्लाज्मा के कार्य हैं, निम्नलिखित में प्लाज्मा के कार्य हैं, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ऊष्मा के परिवहन में सहायक, बिल्कुल सही है। प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, बिल्कुल सही है। रुधिर पीएच का नियमन व नियंत्रण, यह भी सही है। मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों कि प्लाज्मा की बात करें तो शरीर में 55% प्लाज्मा, कितना? 55% प्लाज्मा, जिसमें लगभग 90% जल होता है, जिसमें लगभग 90% जल होता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। ध्यान दिए रहिएगा दोस्तों कि जब भी पूछे कि रक्त के भाग, तो दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर अणु, जिसे आप रुधिराणु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? फिर से सुन लीजिए, रासायनिक गुणों में से तो आपका क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन से तत्व? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आप बात ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, 2 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। रासायनिक गुणों में से तो आपका आंसर था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट, ध्यान से, थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल पूछ रहा है और आप बताएंगे कि थ्रोम्बोसाइट कहते किसे हैं। आप बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, 8 से 10 दिन। थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। थ्रोम्बोसाइट पूछे आपसे या ल्यूकोसाइट या इरिथ्रोसाइट, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या हैं ये आप मुझे बताएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज पूछ रहा है, आंसर होगा विलियम हार्वे। ठीक है, देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, आप जानते हैं, रुधिर, हृदय तथा वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। ठीक है,
यह रुधिर यह प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं के योग से मिलता है। प्लाज्मा और अणु मैंने बोले थे आपसे, ठीक है। 55% प्लाज्मा होता है, 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। हृदय मनुष्य का हृदय 4 कक्षा में विभाजित होता है। ब्लड वेसल्स, इसमें धमनियाँ, सिराएं तथा केश नली होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब किसी संकुचित स्त्रिंकी को छोड़ दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान देंगे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में ये स्लिंकी का मतलब हो गया संकुचित। क्या होता है आपका जो आपने देखी होगी एक चैन, उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्प्रिंग जानते हैं ना आप, बिल्कुल सही, स्प्रिंग की बात हो रही थी यहाँ पर। निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जी अंग बताएंगे दोस्तों आप। अमीबा का उत्सर्जी अंग बात हो रही है तो शरीर की रिक्तियाँ या शरीर की रिक्तिकाएं बोल सकते हैं आप। डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है दोस्तों। वृक्क की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। हरी ग्रंथियों की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, शरीर के रिक्तियां, अमीबा का उत्सर्जन अंग, तो आप क्या कहेंगे, शरीर की रिक्तिकाएं। इतनी बात समझे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं है। बताएंगे दोस्तों आप, किसका रूप नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। बताइए दोस्तों, गतिज ऊर्जा, साइकिल की सवारी करते समय पूछा है ना, तो करते समय गतिज ऊर्जा का रूप नहीं है। रासायनिक ऊर्जा है, बिल्कुल यांत्रिक है, बिल्कुल मैकेनिकल है, बिल्कुल गतिज ऊर्जा का रूप नहीं है, ठीक है ना। अगला, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, बहुत ध्यान से दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, बताइए दोस्तों, पिंड का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पिंड का भार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घट जाता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर यह नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिर जाएगी। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड या कोई भी व्यक्ति उसकी फर्श से उठकर छत पर टकरा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन देखिए आपके सामने बन गए लिफ्ट पर आधारित, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बताएंगे दोस्तों आप, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। कौन, प्लाज्मोडियम। विखंडन द्वारा कौन उत्पन्न होता है, आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप, बताएंगे, बिल्कुल सही, थाईकल रबड़। क्या कहेंगे, थाईकल रबड़, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। थाईकल रबड़ आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कौन से रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों के ठोस ईंधन की बात कह रहा है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठोस ईंधन। तो क्या आंसर लगाएंगे आप, थाईकल रबड़। क्या लगाएंगे दोस्तों, थाईकल रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु किस में क्या मिलाया जाता है, बताइए। तो आपका आंसर होगा मरकाप्टेन। मरकाप्टेन, ओके। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु क्या मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे मरकाप्टेन, ठीक है ना। मरकाप्टेन, मिथिल मरकाप्टेन भी कह सकते हैं आप, मिथिल मरकाप्टेन या फिर एथिल मरकाप्टेन, ठीक है। ध्यान देंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। बताइए दोस्तों, टंगस्टन के गलनांक की बात कह रहा है, क्या आंसर हो सकता है, आप ही बताइए। 3500 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो बल्ब के तंतु होते हैं वो टंगस्टन से निर्मित होते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनका गलनांक
लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो आंसर होगा आपका 2006। ठीक है, प्लूटो को कब बाहर कर दिया गया है? तो आप क्या कहेंगे? 2006 में ग्रह की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया है और कहा गया कि यह एक बौना ग्रह है। क्या 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 कहा गया है दोस्तों? बौना ग्रह है। और शामिल कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1930 में। बाहर कब निकाला गया? 2006 में। ये दोनों प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुष्प के केंद्र में मौजूद रहता है? बताएंगे दोस्तों आप। तो आंसर होगा कार्पेल। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्पेल। ओके, निम्न में से कौन सा पुष्प के केंद्र में मौजूद रहता है? आंसर कार्पेल। ओके, अगला पॉइंट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ पर दशमलव बीच में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 11.2 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। आपका क्या आंसर लगाएंगे? अशुद्धि मिलाने पर तो आप क्या कहेंगे? बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए नमक का बॉइलिंग पॉइंट, जब भी नमक डाल दिया जाता है पानी में तो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और आइसक्रीम वगैरह के घोल में, आइसक्रीम वगैरह जमाने में इसी तरह के घोल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम को जमाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से आश्रव्य तरंगों का आवर्ती परिसर होता है? बताइए दोस्तों। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 20 हर्ट्ज से कम। बताइए दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, ए ऑप्शन इसका सत्य है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ये तो लाइक करिए क्लास को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका परिवार परीक्षा अड्डा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।